आगे चलकर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं। इनके टेन्योर की बात करें तो 2 बड़े इवेंट हमको देखने को मिले, जिसे इंडिया में एजुकेशन सेक्टर में इंपॉर्टेंट सुधार किए, और 1857 का विद्रोह, जिसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की पहली कोशिश मानी जाती है। लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद जो है वो समाप्त कर दिया गया और वायसराय का पद जो है वो शुरू हुआ था। तो आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग रहे। और फर्स्ट वायसराय जो रहे वो कौन रहे? लॉर्ड कैनिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट दिमाग में रखिएगा। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल को डिस्कस करें तो 1857 में 3 विश्वविद्यालयों की इन्होंने स्थापना भी कराई थी। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, जो कि वर्तमान में कोलकाता, चेन्नई और मुंबई है, उनमें 3 नई यूनिवर्सिटी बनाई गई थी। इसका उद्देश्य था इंडिया में हाई एजुकेशन को बढ़ावा देना। इन यूनिवर्सिटीज़ की हेल्प से इंग्लिश एजुकेशन का प्रचार प्रसार हुआ। इंडियंस को मॉडर्न एजुकेशन और नॉलेज के लिए न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिली। इससे इंडियन सोसाइटी में एजुकेटेड क्लास का डेवलपमेंट हुआ। आगे चलकर 1857 का विद्रोह इनके समय हमको देखने को मिलता है, जिसे इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट ये एक बड़ा विद्रोह था। इस विद्रोह की शुरुआत ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे इंडियन सोल्जर से हुई थी, जो कई वजह से सेटिस्फाइड नहीं थे, जैसे कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना, अंग्रेजों का अत्याचार करना। इन सभी कारणों की वजह से यह विद्रोह शुरू हुआ था। यह विद्रोह धीरे धीरे नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कई पार्ट्स में फैल गया, जहां कई प्रिंसली स्टेट के रूलर और आम पब्लिक भी इसमें इंक्लूड हुई थी। लेकिन इस विद्रोह ने ब्रिटिशर्स को यह एहसास दिला दिया कि इंडिया पर अब उनका रूल हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। लॉर्ड कैनिंग का टेन्योर ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट टर्न था, क्योंकि इस टाइम कई बड़े चेंजेस किए गए, जिसने इंडिया में ब्रिटिश रूल को डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंडर में ला दिया। 1857 के इस विद्रोह के बाद में इंडिया में कई न्यू पॉलिसीज भी लेकर आई गई। इन्हीं के कार्यकाल में विद्रोह के बाद हमको श्वेत विद्रोह देखने को मिलता है। 1859 में यूरोपियन सोल्जर्स ने इंग्लिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट एक छोटा विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह मेनली आर्मी में पेंशन और अदर फैसिलिटीज के लिए किया गया था, लेकिन इसे जल्दी ही दबा दिया गया। 1859 में इनके कार्यकाल में ही नागरिक विधि संहिता, 1860 में भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड और 1861 में फौजदारी विधि संहिता, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बनाई गई। इन लॉज के तहत इंडिया में एक स्ट्रॉन्ग और ऑर्गेनाइज जस्टिस सिस्टम बनाया गया, जो प्रेजेंट टाइम पर इंडियन लीगल सिस्टम का बेस है। यहाँ से एग्जाम के अंदर काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कानूनों का निर्माण भारतीय दंड संहिता और विधि संहिता जो है ये किनके कार्यकाल के दौरान स्थापित की गई थी। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान। आगे चलकर 1861 में पुलिस विभाग का गठन भी किया गया, फॉर्मेशन ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट, जिससे इंडिया में एक ऑर्गेनाइज पुलिस सिस्टम की शुरुआत हुई। यह डिपार्टमेंट लॉज और अरेंजमेंट बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रखा गया था। इसके बाद आगे चलकर लॉर्ड मेयो अगले वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल चलता है 1869 से लेकर 1872 तक का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका कार्यकाल भी। सबसे इंपॉर्टेंट तो फर्स्ट सेंसस हमको देखने को मिलती है, पहली जनगणना इनके कार्यकाल के दौरान। आगे डिस्कस करेंगे अभी हम। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ब्रिटिश भारत में शिक्षा, प्रशासनिक सुधार, सर्वेक्षण, इनसे जुड़े कई कदम उठाए गए। इनके द्वारा शुरू की गई नीतियां भारतीय समाज और प्रशासनिक ढांचे पर गहरा प्रभाव छोड़ गई। पहली बात करें हम तो राजकोट और मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। लॉर्ड मेयो ने काठियावाड़ के राजकोट में एक कॉलेज की स्थापना की। इसके साथ ही इंडियन प्रिंसली स्टेट के युवराजों को पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग देने के लिए अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना भी की गई। इस कॉलेज का उद्देश्य क्या था? इंडियन रूलिंग क्लास को मॉडर्न एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज देना, जिससे वे अपने स्टेट को अच्छे तरीके से चला सके और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में कॉर्पोरेट कर सके। एग्रीकल्चर और ट्रेड से जुड़े केस को ऑर्गेनाइज करने के लिए एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी। इन्हीं के कार्यकाल में 1871 में सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में रेवेन्यू शेयरिंग की एक नई सिस्टम की शुरुआत हुई। इस सिस्टम के तहत केंद्र और प्रोविंसेस के बीच में टैक्सेस और रेवेन्यू की पार्टनरशिप को बैलेंस किया गया। आगे चलकर 1871 में भारत की पहली जनगणना हमको इनके कार्यकाल के दौरान देखने को मिलती है। लॉर्ड मेयो के समय में 1871 में भारत की पहली जनगणना कराई गई थी। एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के कार्यकाल में हमको देखने को मिलती है। तो किस वायसराय के कार्यकाल में? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ओके, आगे चलकर इनके बाद में लॉर्ड नॉर्थब्रुक अगले वायसराय नियुक्त होते हैं। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के टाइम में ब्रिटेन के युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स ने इंडिया का दौरा किया था
और इस यात्रा का मेन पर्पस क्या था? ब्रिटिश रॉयल फैमिली एंड इंडियन प्रिंसली स्टेट के बीच में रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना। नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान गायकवाड़, जो कि बड़ौदा राज्य के रूलर थे, उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करप्शन और पावर का गलत यूज करने का आरोप लगाया था। इस वजह से उन पर एक बड़ा मुकदमा चलाया गया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का एक तरीका था। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पंजाब में कुका आंदोलन हमको देखने को मिलता है। यह मूवमेंट पंजाब के सिखों के द्वारा किया गया था, जिसका पर्पस ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट विद्रोह करना था, और यह मूवमेंट मेनली सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म पर कॉन्सेंट्रेट था। आगे चलकर इनके बाद में लॉर्ड लिटन अगले वायसराय बनते हैं। 1876 में इनके कार्यकाल में स्टेट टाइटल्स एक्ट पास हुआ, राजकीय उपाधि अधिनियम। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया ने केसर ए हिंद की उपाधि धारण की थी, जिससे उनकी इंडिया पर भी ऑफिशियल अथॉरिटी बताई गई। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास हुआ। इस लॉ का पर्पस इंडियन लैंग्वेज में चलने वाले न्यूज़पेपर पर कंट्रोल रखना था, जिससे एंटी ब्रिटिश मटेरियल को रोका जा सके। 1878 में आर्म्स एक्ट इन्हीं कार्यकाल में हमको देखने को मिलता है। इस लॉ के तहत इंडियंस के लिए वेपन रखने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे और ब्रिटिशर्स को छूट दी गई थी। आगे चलकर 1878 से 80 के बीच में द्वितीय अफगान युद्ध हमको देखने को मिलता है। इस वॉर का कारण ब्रिटिश एम्पायर का अफगानिस्तान पर कंट्रोल करना था, ताकि रशिया की तरफ से होने वाले खतरों को रोका जा सके। इसके बाद में आगे चलकर अगले वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड रिपन बनते हैं। इनका कार्यकाल चलता है 1880 से लेकर 1884 के बीच में। इनके कार्यकाल में अफगानिस्तान से संधि होती है, ट्रीटी विद अफगानिस्तान, जिससे दोनों कंट्रीज के बीच में शांति स्टैब्लिश हुई। आगे चलकर 1881 में मैसूर के शासक को गद्दी की वापसी मिलती है। लॉर्ड रिपन ने मैसूर राज्य के रूलर को उनकी पावर वापस दिलाई, जिस वजह से इंडियंस का ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण डेवलप हुआ था। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट की समाप्ति भी हमको देखने को मिलती है। इस लॉ को खत्म कर दिया गया, जिससे इंडियन लैंग्वेज के न्यूज़पेपर फ्रीली अपनी न्यूज़ को पब्लिश कर सके। इन्हीं के कार्यकाल में 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट प्रपोजल पास हुआ। इस प्रपोजल के तहत लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लिया गया, जिससे इंडियंस को भी गवर्नमेंट में मौका मिले। आगे चलकर लॉर्ड डफरिन अगले वायसराय बनते हैं 1884 से लेकर 1888 के बीच में। इनके कार्यकाल में थर्ड बर्मा वॉर हमको देखने को मिलती है। यह वॉर बर्मा और ब्रिटिश इंडिया के बीच हुई, जिसमें ब्रिटेन ने बर्मा को हराकर उसे ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया। एंड इनके कार्यकाल में सबसे इम्पोर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हमको देखने को मिलती है। लॉर्ड डफरिन के टेन्योर में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी, जो बाद में फ्रीडम स्ट्रगल की लीडरशिप करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनी। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है। लॉर्ड डफरिन के बाद में लॉर्ड लैंसडाउन अगले वायसराय बनते हैं। इनके कार्यकाल में प्रमुख अगर घटनाओं की बात करें तो सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज को इंपेरियल, प्रोविंशियल और सब ऑर्डिनेट सर्विसेज में डिवाइड किया गया। इन्हीं के कार्यकाल में रेंड आयोग जो है वो स्थापित किया गया। भारत और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर एलोकेशन के लिए इस कमीशन को बनाया गया था। तो लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में क्या क्या घटनाएं घटी वो हमने डिस्कस किया। आगे चलकर लॉर्ड कर्जन आते हैं, अगले वायसराय बनते हैं। इनका कार्यकाल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके कार्यकाल में पुलिस प्रशासन में सुधार किया गया। पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सुधार के लिए एंड्रयू फ्रेजर की चेयरमैनशिप में पुलिस कमीशन का फॉर्मेशन 1902 में किया गया, जिसका पर्पस पुलिस की मेथड्स को और इफेक्टिव बनाना था। 1905 में इनके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन हमको देखने को मिलता है। बंगाल को 2 भाग में विभाजित किया गया, जिससे बंगाल के लोग बहुत ज़्यादा नाराज भी हुए। इस वजह से इसने नेशनल मूवमेंट को इनकरेज भी किया। इन्हीं के कार्यकाल में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। इंडियन रेलवे की देखरेख और एक्सपेंशन के लिए रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी, तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में हुई थी। इनके कार्यकाल में हमको कर्जन किचनर विवाद देखने को मिलता है। आर्मी के कंट्रोल को लेकर लॉर्ड कर्जन और जनरल किचनर के बीच में डिस्प्यूट भी हुए थे। इनके बाद आगे चलकर लॉर्ड मिंटो द्वितीय अगले वायसराय बनते हैं। इनका जो कार्यकाल चलता है वो 1905 से लेकर 1910 तक चलता है। बंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन हमको इनके कार्यकाल में देखने को मिलते हैं। बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट एंटी सेपरेशन मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस मूवमेंट को दबाने की कोशिश की थी। इनके कार्यकाल में कांग्रेस का विभाजन होता है। सूरत अधिवेशन 1907। कांग्रेस में नरम दल और गरम दल के बीच डिस्प्यूट की वजह से कांग्रेस का पार्टीशन होता है।
इन्हीं के कार्यकाल में ही मुस्लिम लीग की स्थापना भी होती है। सलीमुल्लाह खां, आगा खां और अदर मुस्लिम लीडर ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प से मुस्लिम लीग की स्थापना की ताकि मुस्लिम के राइट्स को सिक्योर किया जा सके। तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में ये घटना हमको देखने को मिलती है। इसके बाद में अगले वायसराय जो बनते हैं वो बनते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इनके कार्यकाल में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना होती है। बंगाल को एक प्रेसिडेंसी का स्टेटस दिया गया। इसके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाया गया। इन्हीं के कार्यकाल में भारत की राजधानी का स्थानांतरण हमको देखने को मिलता है। ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया 1911 में ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल को कोलकाता से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में 1915 में हिंदू महासभा की स्थापना होती है। हिंदू के हितों की रक्षा के लिए हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। किसने करी थी? मदन मोहन मालवीय ने। किसके कार्यकाल के दौरान हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में। आगे चलकर लॉर्ड चेम्सफोर्ड अगले वायसराय नियुक्त होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनका कार्यकाल भी, काफी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल की बात करें तो होम रूल लीग की स्थापना हमको इनके कार्यकाल के दौरान देखने को मिलती है। बाल गंगाधर तिलक जो थे और एनी बेसेंट, उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। उन्होंने फ्रीडम की मांग को लेकर अलग अलग होम रूल लीग की स्थापना की। लखनऊ समझौता भी हमको देखने को मिलता है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में एक सेटलमेंट हुआ जिससे दोनों के बीच में यूनिटी स्टैब्लिश हुई। खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह हमको इन्हीं के कार्यकाल में देखने को मिलता है। 1918 में खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था। गांधी जी ने फार्मर्स और लेबर के राइट्स के लिए खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह किया था। 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हमको देखने को मिलता है। इस एक्ट के तहत इंडिया में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अमृतसर में एक पीसफुल असेंबली पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। 1917 में सैडलर कमीशन भी इन्हीं के कार्यकाल में हमको देखने को मिलता है। एजुकेशन रिफॉर्म के लिए इस कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। कब होती है? 1920 में। आगे चलकर लॉर्ड रीडिंग जो है वो अगले वायसराय बनते हैं। 1921 से लेकर 1926 तक इनका कार्यकाल चलता है। इनके कार्यकाल में भी कई घटनाएं हमको देखने को मिलती है, जैसे कि चोरी चोरा कांड। इस इंसिडेंट के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। मोपला विद्रोह, केरल में मुस्लिम फार्मर्स ने विद्रोह किया था जिसे मोपला विद्रोह कहा गया। काकोरी ट्रेन डकैती, फ्रीडम स्ट्रगल के क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूटने की घटना की, उसे ही काकोरी ट्रेन डकैती कहा गया। स्वराज पार्टी की स्थापना भी लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हमको देखने को मिलती है। 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की जिससे इंडियन काउंसिल्स में भाग लिया जा सके। इन्हीं के कार्यकाल में हमको अकाली आंदोलन और गुरुद्वारा एक्ट देखने को मिलता है। सिख कम्युनिटी ने अपने रिलीजियस पीस पर अधिकार की मांग करते हुए इस अकाली आंदोलन को चलाया था और इसके बाद ही गुरुद्वारा एक्ट भी पारित किया गया था। आगे चलकर लॉर्ड इरविन का कार्यकाल आता है 1926 से लेकर 1931 तक का। इनके कार्यकाल में साइमन कमीशन की भारत यात्रा होती है। ब्रिटेन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करने के लिए साइमन कमीशन को भेजा था, लेकिन इसमें एक भी इंडियन मेंबर नहीं था। इस वजह से इंडियन ने इसका अपोज किया और साइमन वापस जाओ का नारा भी लगाया था। 1929 में हमको पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव देखने को मिलता है। कांग्रेस के लाहौर सेशन में यह डिसीजन लिया गया कि इंडिया की फुल फ्रीडम के लिए कॉन्फ्लिक्ट किया जाएगा और इसे पूर्ण स्वराज का प्रपोजल कहा गया। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली थी। नमक कानून के विरोध में मार्च 1930 में दांडी मार्च की शुरुआत की, जिससे सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ और यह यात्रा ब्रिटिश लॉ का उल्लंघन करके अपने राइट्स की मांग करने के बारे में थी। 1930 में इन्हीं के कार्यकाल में पहला गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया की पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स पर चर्चा करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया और इसका बॉयकॉट किया। इन्हीं के कार्यकाल में 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ जिसमें यह तय हुआ कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया जाएगा और जो कांग्रेस है वो गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेगी। सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। लॉर्ड इरविन के बाद में लॉर्ड विलिंगडन अगले वायसराय बनते हैं। इनके कार्यकाल में तीसरा गोलमेज सम्मेलन होता है। इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1935 आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ब्रिटिश सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधार लागू करने के लिए यह अधिनियम पारित किया। इसके तहत केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थाओं को अलग किया गया। आगे चलकर लॉर्ड विलिंगडन के बाद लॉर्ड लिनलिथगो अगले वायसराय बनते हैं, जिनका कार्यकाल चलता है 1936 से लेकर 1943 के बीच में। इनके कार्यकाल में
इंडियन प्रोविंशियल इलेक्शन हमको देखने को मिलते हैं। भारतीय प्रांतीय चुनाव 1937 में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ब्रिटिश सरकार ने प्रांतीय स्वायत्तता प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी। 1937 में चुनाव हुए और कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में जीत हासिल करी। इसके बाद कांग्रेस ने कई प्रांतों में अपनी सरकार बनाई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम पर हमको देखने को मिलता है 1939 से 1945 के बीच। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। ब्रिटिश सरकार ने बिना भारतीय नेताओं से सलाह लिए भारत को युद्ध में झोंक दिया था, जिसका कांग्रेस ने काफी ज्यादा विरोध किया। कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इसके बाद में इस्तीफा दे दिया था। 1940 में अगस्त ऑफर हमको देखने को मिलता है, अगस्त प्रस्ताव। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को कुछ संवैधानिक सुधारों का प्रस्ताव दिया था। इसमें युद्ध के बाद भारतीयों को आत्मनिर्णय सेल्फ गवर्नमेंट का अधिकार देने की बात कही गई। कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका स्वागत किया था। इसके बाद में आगे चलकर 1943 से 1947 के बीच लॉर्ड वेवेल भारत के वायसरॉय बनते हैं। लॉर्ड वेवेल के समय हुई इंपॉर्टेंट घटनाओं की बात करें तो बंगाल का भयंकर अकाल हमको देखने को मिलता है। 1943 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। ब्रिटिश सरकार ने इसका समाधान निकालने में लापरवाही बरती थी। 1945 में इनके कार्यकाल में वेवेल योजना आती है। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए वेवेल योजना लाई थी। इस योजना में एक नई कार्यकारी परिषद एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाने का प्रस्ताव था, जिसमें सभी भारतीय सदस्य होंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मतभेद के कारण ये योजना असफल रही थी। इसके बाद में फिर शिमला सम्मेलन हुआ था। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में वेवेल योजना पर चर्चा के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदायों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति न बनने के कारण यह बैठक भी असफल रही थी। आगे चलकर 1946 के आम चुनाव हमको इनके कार्यकाल में देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश सरकार ने भारत में चुनाव कराए थे। कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। ये वही समय था जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग तेज कर दी थी। इन्हीं के कार्यकाल में कैबिनेट मिशन योजना आई थी। ब्रिटिश सरकार ने भारत को स्वतंत्रता देने की प्रक्रिया शुरू की। इस योजना में संघीय सरकार, फेडरल गवर्नमेंट और भारतीय राज्यों को स्वायत्तता देने का प्रस्ताव था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसे स्वीकार किया था। आगे चलकर अगले भारत के वायसराय कौन बनते हैं? लॉर्ड माउंटबेटन बनते हैं। ये भारत के आखिरी वायसराय हुए, लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से 1948 के बीच में। इनके कार्यकाल के दौरान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947। ब्रिटिश संसद ने 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता देने का कानून पारित किया। इस कानून के तहत भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बने। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 इन्हीं के कार्यकाल में हमको देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन 15 अगस्त 1947 को भारत और 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अस्तित्व में आया। इस विभाजन में लाखों लोग मारे गए थे और बड़े पैमाने पर दंगे भी हुए थे। फ्रीडम मिलने के बाद लॉर्ड माउंटबेटन भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। उन्होंने जून 1948 तक यह पद संभाला था। फिर सी राजगोपालाचारी भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। आगे चलकर 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसके बाद में इन पदों को समाप्त कर दिया गया। तो ये पूरी स्टोरी हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसरॉय, इन सभी पदों को हमने डिटेल में डिस्कस किया। सभी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी के कार्यकाल को हमने डिस्कस किया, जहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितनी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन इसी में से पूछा जाता है। लेक्चर के दौरान भी मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि कहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपने ध्यान से देखा होगा, समझा होगा और इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। तो यहाँ पर हमारा सेशन खत्म होता है। ये आपको करना ये है कि टेस्ट वाले सेक्शन में इस टॉपिक का टेस्ट लगाना है। वहाँ पर मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं जो लगातार इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। बार बार उस टेस्ट की प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस लगाइए। इस टॉपिक से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, आप 100% बिल्कुल क्वेश्चन सही करोगे। तो आज के इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही। अच्छे से मेहनत करते रहिए। थैंक यू।